नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से निधि राजदान ने एनडीटीवी के साथ मिलकर अपने आप को फर्जी एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर पेश किया था, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और वहां के स्थानीय अखबारों की तरफ से भी इस पर कई सारे खुलासे हुए थे। और उसके बाद अब निधि राजदान की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। भजनपुरा थाने के अंदर इसको लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई है और इस शिकायत के आधार पर अब पुलिस एफआईआर करने जा रही है। इस एफआईआर में जो धाराएं लगनी है वो है 415, 468, 469, 470 और 471 आईपीसी। ये जो धाराएं हैं ये जघन्य अपराधों में लगती हैं। 415 का मतलब है इम्पर्सोनेशन, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सिविल सर्वेंट नहीं है, आईएएस नहीं है और अपने आप को आईएएस दिखाकर कोई फायदा उठाता है तो इसमें 1 साल तक की सजा है। और बाकी की जो धाराएं चीटिंग की हैं, फर्जरी की हैं, जिनमें 1 से 7 साल तक की सजा है। और ये जो शिकायत मिली है इस पर हर हालत में पुलिस को एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ेगी। इसको डायरी नंबर मिल चुका है, शिकायत मिल चुकी है। डीसीपी ने कहा है कि वो इस पर जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज कराएंगे और एफआईआर दर्ज होते ही निधि राजदान, प्रणव राय और उनका जो पूरा राधिका राय और जो पूरा स्टाफ है, जिन जिन लोगों ने निधि राजदान को हार्वर्ड की एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर पेश करके फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, उन सब के खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर यह बेहद ज़रूरी था, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से एक नहीं बल्कि 7-7 महीने तक इस तरीके से वो एक काल्पनिक पद का भोग करती रही और उसके आधार पर जगह जगह जाकर विशेषज्ञ के तौर पर या बहुत बड़ी आवाज़ के तौर पर बोलने की कोशिश करती रही। अमेरिका के चुनावों में भी इसने अपने आप को एसोसिएट प्रोफेसर जर्नलिज्म इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी करके दिखाया था, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर उनकी जो साइट है और उसके अलावा वहाँ के जो लोकल रिपोर्टिंग हुई है उसमें साफ है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म नाम का कोई डिपार्टमेंट नहीं है और न कोई एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर वहाँ कोई व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। इस बात का पता करने में निधि राजदान को करीब 7 महीने लगे और 7 महीने बाद 14 जनवरी को वो कहती है कि मुझे पता चला है कि मैं फिशिंग की शिकार हुई हूँ। यानी कि ऐसा लगता है कि जब निधि को लगा कि अब ये खेल बंद कर देना चाहिए, इस खेल से जितना फ़ायदा उठाना था वो हम उठा चुके हैं, उसके बाद निधि ने खुद को विक्टिम दिखाते हुए, खुद को ही फिशिंग का शिकार दिखाते हुए ऐसी बात की कि वो इस पूरे मामले में अनभिज्ञ थी। लेकिन इसको लेकर स्टीव एनर जो कि रिपोर्टर है, उन्होंने ये कहा, ग्लोबल स्टाफ के जो उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि इस तरीके की बातें करने से पहले निधि राजदान जो कि 21 साल से एनडीटीवी में काम कर रही थी और एक रिपोर्टर थी, कई सारे पुरस्कार भी इसको मिल चुके थे। ऐसी स्थिति में इसका कर्तव्य बनता था कि सबसे पहले तो इंटरनेट के माध्यम से ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइट देखती और उसका पूरा का पूरा जो परफॉर्मा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, क्या उसके अंदर जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है, क्या इस तरीके का कोई पद है, उसकी जांच करने की जरूरत थी। लेकिन निधि ने ऐसा न करके इस पूरे के पूरे मामले को भुनाने की कोशिश की। और जून जुलाई में कई बार जब लोगों ने उससे पूछा कि आप कहाँ हो, तो निधि यही कहती हुई नजर आती थी कि मैं हार्वर्ड में पढ़ा रही हूँ, यूएस की जो मानी हुई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पढ़ा रही हूँ। और बाद में कुछ लोगों ने पूछा कि कोरोना चल रहा है, तब निधि ने कहा था कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। यानी निधि ये भी दावे कर रही थी कि वो घर से रहकर इंटरनेट के थ्रू क्लासेस ले रही है और इसी को दिखाते हुए कौटिल्य यूनिवर्सिटी ने उसको एडवाइज़र के पद पर रखा, जो निश्चित तौर पर लाभ के पद का मामला था। और उसके अलावा एनडीटीवी अपने प्रोग्राम्स के अंदर निधि राजदान को जिस तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर जर्नलिज्म इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी करके दिखाती थी, वो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए था। और इसी तरीके से कई सेमिनार्स में भी, कई प्रोग्राम्स में भी निधि अपने आप को पेश कर चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि 415 आईपीसी जो कहता है इम्पर्सोनेशन, उसका अपराध पूरा हुआ है। और उसके अलावा इस आधार पर उसने जो चीटिंग की है, उससे जो फायदा उठाया है, उन फायदों के लिए इसके ऊपर 468, 469, 470 और 471 धाराएं भी लगना तय है। 472 भी लगेगी। ऐसी स्थिति में निधि के पास अब कोई जवाब नहीं होगा। वो केवल ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि वो फिशिंग का शिकार हुई है। अगर फिशिंग का शिकार हुई थी तो फिर उसे बार बार ये नेम प्लेट लगाने की क्या जरूरत थी, अपने आप को हार्वर्ड का एसोसिएट प्रोफेसर दिखाने की क्या जरूरत थी। और इसका फायदा जिस तरीके से एनडीटीवी ने, प्रणव राय ने, उनके राधिका राय के पूरे स्टाफ ने लिया, तमाम चैनल्स को ये दिखाने के लिए कि उनके पास एक हार्वर्ड की प्रोफेसर भी पैनलिस्ट के तौर पर होती है, तो ये लोग भी उसके लायबल हैं। और इसी को लेकर ये
शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत जिस व्यक्ति ने दर्ज कराई है वही व्यक्ति आप तक इस बात को पहुंचा भी रहा है। जी हाँ, जनवक्ता श्री ओम गौतम ने ही ये शिकायत दर्ज कराई है। भजनपुरा थाने में ये शिकायत दर्ज हुई है। डीसीपी से हम रिसीव करा चुके हैं और अगर 10 दिन के भीतर पुलिस इस शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं करती है तो निश्चित तौर पर हम कोर्ट में जाकर इसको शिकायत के तौर पर दर्ज कराएंगे और सीधा मामला कोर्ट में ये खुलेगा। अब ऐसी स्थिति में निधि के पास रास्ते क्या है? निधि के पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करे और अपने अपराध को कबूल कर ले। इसको लेकर तमाम सवालात हमसे भी पूछे गए। पुलिस वालों ने हमसे ये भी पूछा कि आपका इसमें क्या मामला है, आपको क्या दिक्कत हुई है। तो हमने सीधे तौर पर कहा था कि ये चूंकि लोगों को धोखा दिया गया है, लोगों की भावनाओं को धोखा दिया गया है और इसके माध्यम से फायदा उठाया गया है। एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। हम एक नागरिक होने के नाते, एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते आपके पास शिकायत लेकर आए हैं। हमें पता है कि आप इतनी आसानी से ये शिकायत दर्ज नहीं करेंगे, इसीलिए अगर आपने इस शिकायत को नहीं लिया, एफआईआर दर्ज नहीं की, क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया तो हम कोर्ट भी जाएंगे। और इस बात पर डीसीपी की तरफ से उनके पीए ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम इसको शिकायत को लेंगे। और चूंकि एनडीटीवी का पुराना रिकॉर्ड रहा है, वो झूठी खबरें दिखाता है और इसका एक ताजा मामला भी देखने को मिला कि जब अरुणाचल प्रदेश के एक इलाके में एनडीटीवी ने यह दावा कर दिया कि चाइना ने वहां पर एक पूरा का पूरा गांव बसा दिया है और इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। मोदी सरकार लद्दाख में उलझी रही, दूसरी तरफ चीन इस इलाके में एक बड़े गांव की बसावट करता रहा। लेकिन उसी आर्टिकल में जिसके ऊपर यह स्टोरी बनाई गई थी, उसी में एक लाइन थी और उस लाइन में लिखा हुआ था, हाउएवर द डिफेंस ऑफिशियल से दैट दिस लैंड इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड बाय द चाइना सिंस 1962। यानी कि एक बहुत बड़ा तथ्य था जिसको नीचे की लाइनों में छुपा दिया गया और बाद में सनसनी बना दी गई कि चीन ने भारत की सीमा में घुसकर गांव बसा लिया है। जबकि हकीकत ये थी कि 1962 से ही वो इलाका चीन के कब्जे में था और चीन ने वहां पर यह निर्माण किया है। इस बात की पुष्टि डिफेंस अधिकारियों ने भी की, तमाम सरकार की तरफ से भी ये बताया गया। स्थानीय जो एमपी थे उन्होंने भी बताया कि ये जो गांव की बात चल रही है ये दरअसल चीनियों ने तब बनाया था जब नेहरू जैसे भारत के अकर्मण्य प्रधानमंत्रियों ने चीन को इतनी बड़ी जमीनें दे दी थी और उस पर वो आंखें बंद करके सो गए थे। निश्चित तौर पर उसके अलावा जिस तरीके से राजीव गांधी के ज़माने में या मनमोहन के ज़माने में चीन ने तमाम जो लद्दाख के इलाकों को हड़पने की कोशिश की, उसके बाद किसी भी तरीके से चीन आज तक भारत की 2 इंच जमीन भी नहीं ले पाया है। इस बात को भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। उसके बावजूद एनडीटीवी कांग्रेस जैसे दलों को फायदा पहुंचाने के लिए, विपक्षियों को एक मुद्दा बनाने के लिए एक ऐसे मुद्दे पर आर्टिकल करता है, एक स्टोरी करता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। और एनडीटीवी का रिपोर्टर भी इस बात को जानता है कि जिस जमीन का वो जिक्र कर रहा है, जिस इलाके का वो जिक्र कर रहा है, वो चीन के पास पिछले करीब 60 सालों से है। और ऐसी स्थिति में अगर एनडीटीवी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत की जमीन पर चीन ने गांव बसा लिया है, ये इसी तरीके का मामला है जैसा कि निधि राजदान का मामला है। निधि राजदान अच्छी तरह से जानती है कि उसने किसी भी तरीके से कोई फॉर्मल यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की है, किसी यूनिवर्सिटी में वो अभी तक अपॉइंट नहीं हुई है। उसके बावजूद वो अपने आप को एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर लोगों पर रौब डालने के लिए दिखा रही थी। निश्चित तौर पर यह भी फर्जरी है और यह भी फर्जरी है। उसी फर्जरी का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी सरकार पर निशाना साधता है। राहुल गांधी पूछता है कि ये जो चीन ने कब्जा किया है, भारत सरकार पहले लद्दाख में जमीन दे देती है और अब अरुणाचल प्रदेश में जाकर भी चीन हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। भारत सरकार नहीं जानती कि चीन किस तरीके से सामरिक तौर पर काम करता है। भारत सरकार के पास कोई भी सामरिक या रणनीति नहीं है और इसीलिए चीन हमारा फायदा उठा रहा है। चीन अगर इसी तरीके से करता रहा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं पहले से सरकार को चेताता रहा हूं और सरकार मानती नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गया कि सरकार को चेताने की जरूरत उसे तब थी जब मनमोहन सिंह नाम के भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस दौरान चीन ने भारत की करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर जमीनों को दबा लिया था। उसके बाद भारत की 1 इंच जमीन भी अभी तक चीन नहीं कब्जा पाया है। और अगर बात की जाए गलवान घाटी में और पैगोंग त्सो झील के आसपास, भारत ने पिछले 6 महीने के भीतर जिस तरीके से तमाम चोटियों को अपने कब्जे में लिया है, तमाम जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, जो रणनीतिक बिंदु थे, उनको अपने कब्जे में लेकर वहां पर अपनी पोस्ट बनाई है, इसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है। और चीन भी इस बात से आहत है। चीन भी कह चुका है कि भारत ने अपनी सेना को LAC से काफी अंदर तक चीन की सीमा में घुसाने की कोशिश की है।
यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी जैसे लोग हैं, एनडीटीवी जैसे चैनल हैं, जो झूठ का सहारा लेकर पूरे देश को बरगलाने की कोशिश करते हैं, पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। निधि राजदान के खिलाफ शिकायत होने का सीधा मतलब है कि अब एनडीटीवी को संभलना पड़ेगा। उसके जितने भी रिपोर्टर हैं, चाहे रवीश कुमार हो, रवीश कुमार पहले माफी मांग चुका है, उसने पीयूष गोयल के तमाम ट्वीट्स को, तमाम आंकड़ों को झुटलाने की कोशिश की थी। एनडीटीवी का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि ये लोग झूठ का सहारा लेकर देश में सनसनी फैलाते हैं और विपक्षी पार्टियों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को एक मसाला मुहैया कराते हैं, नैरेटिव क्रिएट करते हैं और अगर पकड़े जाते हैं तो ये माफ़ी मांग लेते हैं। और माफ़ी मांगने वालों में राजदीप सरदेसाई जब एनडीटीवी का एडिटर था तब वो भी इसी तरीके के प्रपंच किया करता था। जब 2002 के दंगे हुए थे उस समय उसने तमाम झूठी कहानियां गढ़ी थी और बाद में उसने करीब 15-16 साल बाद उसके लिए माफ़ी मांगी थी। तो ये लोग जानते हैं कि अगर आप झूठ बोलोगे उसका काम हो जाएगा और उसके बाद माफ़ी मांगकर आप बच भी जाओगे, यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सांप नहीं मरेगा बल्कि लाठी मारने वाला ही पकड़ा जाएगा अगर वो गलत तरीके से सांप मारने का ड्रामा कर रहा है। अगर वो सांप मारने के नाम पर किसी व्यक्ति को मार रहा है और बाद में कह रहा है कि मैं तो सांप मार रहा था, वो बच नहीं पाएगा। निधि राजदान को अब जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में भी और पुलिस के सामने भी कि उसने चीटिंग क्यों की, उसने फर्जरी क्यों की और इस सब का फायदा उठाने के बाद 7 महीने बाद उसने सच क्यों कबूला। जय हिंद, जय भारत।